सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्व पेपर है जिसमें 2024 सेट नंबर 6 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, किसी वृत्त पर एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और थोड़ा इसको देख भी लीजिए कहाँ पर यानी कैसे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे मान के चलिए हमारा वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु, मान लो ये P ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर तो इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं 2 ही खींच सकते हैं। कैसे? एक ये खींच सकते हैं और एक ये खींच सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाता है और ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाता है, A और B। तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। चलिए समझिएगा, अगला प्रश्न समझिए आप। प्रश्न नंबर 2 है, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी है। यहाँ पे बिंदु दे रखा 7,3, इसको समझिए। बिंदु हमारे 7,3 की बाई अक्ष से दूरी। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं हम आपको, ठीक। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, ये बाई और ये बाई डैश होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखो ये x का मान कितना 7 है, तो यहाँ 7 यहाँ कहीं होगा आपका, ठीक है। y का मान कितना 3 है, तो 3 आपका यहाँ कहीं होगा। अब समझिएगा, तो प्रश्न पूछ रहा बाई अक्ष से दूरी। तो देखो ये बाई अक्ष से दूरी, ये तो यानी ये वाला बिंदु बाई अक्ष से कितना दूर है? 7 दूर है, ठीक है। ये कितना दूर है? देखो ये वाला बिंदु बाई अक्ष से कितना दूर है? 7 है। और ये वाला बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है? 3 है। एक बात पे समझिए, देखो ये वाला जो बिंदु है ना हमारा, ये वाला बिंदु बाई अक्ष से कितना दूर है? 7 है। और ये बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है? 3 दूर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब बाई अक्ष से दूरी पूछे तो देखो यहाँ पे लिख लेना है बाई अक्ष से दूरी। तो देखो बाई अक्ष से दूरी ये कितनी है? 7 है, यानी x का मान लिख देना है ऐसे करके। तो इसमें x का मान कितना? 7 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। और यहीं से आपसे पूछे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो देखो x अक्ष से दूरी ये कितनी है? 3 है। तो बाई का मान यहाँ पर कितना है? 3 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी बराबर x, तो x का मान 7 है। और x अक्ष से दूरी पूछे तो बराबर बाई, तो बाई का मान 3 है। तो हमसे पूछा गया है बाई अक्ष से दूरी बराबर x, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, 7 वाला विकल्प। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। तो कौशिक का मान ज्ञात करना हमें, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लें P sin थीटा बराबर है हमारा Q cos थीटा, ठीक है। यानी P sin थीटा बराबर है हमारा Q cos थीटा। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो P स्क्वायर ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये Q स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका अंदर गुणा करिए तो P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर Q स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करें तो माइनस Q स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर ले आइए, जब हम इसको उधर लाएंगे तो ये बनेगा जाके हमारा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना, हमें साइन स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसका भाग लग जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और प्यारे बच्चों उधर से घात हटेगी तो उधर अंडू लग जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर अंडर रूड क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ इस 2 से ये वाला ऊपर वाला अंडू हट जाएगा, तो ये बनेगा जाके साइन थीटा बराबर क्यू बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इतना। अब यहाँ पे मैं कौशिक का मान पूछा, तो कौशिक का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों को पलटो, तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो यहाँ पे कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अंडर बटा क्यू स्क्वायर। तो हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो कहाँ पर मिलेगा ये विकल्प हमें, बी वाला, बी नहीं क्यू है ना ये, हाँ विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक बार इसमें आंसर टेबल में देख लें, प्रश्न नंबर 3 का ए। अगर आपको ये कम समझ में आया तो इसका दूसरा भी तरीका उसको भी देख लीजिए, परेशान ना हो, शायद वो आपको समझ में आ जाए। दूसरा तरीका क्या है वो देखिएगा आप लोग। इसी प्रश्न को दोबारा बता रहा हूँ, प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी साइन थीटा बराबर है हमारा क्यू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये जो क्यू है ना, ये वाला क्यू आएगा, ये कॉस साइन के नीचे आएगा और ये पी इसके नीचे पहुंचेगा, गुणा वाली चीज भाग में पहुंच जाती है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्यू बटा पी इतना। अब ये क्या होता है हमारा, ये होता है साइन बटा कॉस टैन होता है, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा क्यू बटा पी। और टैन होता है क्या, लंब बटा आधार होता है, टैन होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हो गया क्यू और आधार हो गया पी, तो इसमें कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर करना क्या, आधार कितना है पी का वर्ग प्लस लंब कितना है लंब हमारा हो जाएगा लंब क्यू का वर्ग हो जाएगा ये इस प्रकार। अब इधर से घात हटाएंगे तो इधर से घात हटाएंगे, इधर अंडू लग जाएगा, तो हमारा ये बनेगा जाके के बराबर बन जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। तो ये कर्ण मिल गया। अब कौशिक क्या होता है हमारा, कौशिक थीटा होता है हमारा, साइन होता है लंब बटा कर्ण और कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा कितना, यही तो कर्ण निकल के आया है। और देखो यहाँ पे मैंने अंडू नहीं लगाया, यहाँ पे अंडू लगा लो, क्यों, इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा। तो कर्ण का मान है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटा यल का मान कितना है, यल का मान क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लगा दीजिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आया हो वो आप कर लीजिएगा। एक बार यहाँ पे फिर समझ लीजिए, देखो गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो इधर कॉस गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा साइन बटा कॉस, इधर ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा तो क्यू बटा पी हो जाएगा। तो ये टैन बन गया, तो ये टैन लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल लिया और कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, मान लगा दिया, आंसर आ गया निकल के। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से प्रश्न नंबर है हमारा चौथा, उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर चौथा, टैन 1 टैन 2 टैन 3 कहाँ तक, 89 तक है। तो इसका मान प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा हमारा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि समीकरण ये दिया हुआ कि मूल बराबर है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारा 3x स्क्वायर माइनस क्यू बराबर 0। तो ए बराबर यहाँ पर 3 है, बी बराबर 5 है और क्यू बराबर सी बराबर माइनस क्यू है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है मूल बराबर, तो जब मूल बराबर होते हैं तो आपको लगाना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा देना है। तो बी का मान 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 3 और सी का मान है माइनस क्यू बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा 25, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 क्यू बराबर 0।
तो यहाँ से 25 को उधर भेजेंगे तो 12 क्यू बराबर हो जाएगा माइनस का 25, 12 का भाग लग जाएगा तो हमारा क्यू बराबर निकलेगा माइनस का 25/12। देखो कहाँ पर मिलेगा ये, -25/12। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6 है समांतर श्रेणी -62 -59 7 और 10 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका एपी लिखना हमें, तो प्रश्न नंबर लिख लीजिए 6। तो एपी करके आपको लिखना है -62 -59 7 और ये 10। तो हमें क्या करना है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान हो जाएगा हमारा -62 और डी बराबर 10 में 7 घटा दो, कहीं से यहाँ से निकाल दो तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 10 - 7, तो डी बराबर 3। ठीक है, तो 10वां पद ज्ञात करना है। तो भैया ए 10 बराबर होता है, सॉरी 11वां पद, ए 11 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 डी। मान लगा दीजिए, ए का मान -62 प्लस 10 गुणा डी का मान 3, तो -62 और ये प्लस का 30 हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा ये -32। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया। कहाँ पर है -32, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 7 है, तो यहाँ पे दे रखा है पीई बराबर 0.05। ठीक है, तो एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, पीई ये होने की प्रायिकता और ये ना होने की प्रायिकता, ठीक है, बराबर 1 होता है। ये होने की प्रायिकता, ये ना होने की प्रायिकता, यानी ई के ऊपर 12 लगा तो ना होने की प्रायिकता। तो इसका मान दिया हुआ 0.05 प्लस पीई, ये ना होने की प्रायिकता कहलाती 1, इसको उधर भेजिए तो पीई बराबर 1 - 0.05। अब 1 में से इसको घटाना है तो हमारा 1.00 कर लो, 0.05 घटाइए, यहाँ से 2.5 ले लो 10, फिर यहाँ से 2.5 ले लो 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9.0, तो 0.95 इसका आ जाएगा आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक थैले में लाल गेंद। तो प्यारे बच्चों लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हमारे पास 3 है और काली गेंदें हैं 5। तो कुल कितनी गेंदें हो गई हैं, कुल गेंद बराबर हो गई 8। अब प्रश्न हमसे कह रहा है इस थैले में से एक गेंद आदर्श से निकाली जाती है तो गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये देखो हमारा कुल परिणाम होता है, तो लाल गेंद की प्रायिकता पी रेड बराबर, हमारे पास लाल गेंदें कितनी है, 3 है, 3, ये अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितना 8 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। तो विकल्प नंबर आप लगा लीजिए भैया ए पे टिक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 9, उसको देखिएगा। 9 में चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ बी, यहाँ लिखा हुआ सी, इसको यहाँ से मिलाया, यहाँ लिख दो डी और यहाँ लिख लो ई। तो ये 1.3 सेंटीमीटर है और ये 1.5 है और ये 3.9 है। तो हमें इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये वाला मान ज्ञात करना इसी का। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, जब किसी त्रिभुज में प्यारे बच्चों, जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये भुजा इसके समांतर है तो शेष 2 भुजाएं ठीक समानुपात में होती हैं। ठीक है, तो हमें लिख देना AD/DB। क्या लिखना है, AD/DB बराबर, फिर लिखना है AE/EC। इसके मान लगा दीजिए, इसका मान 1.3, इसका मान 3.9 और इसका मान 1.5 और यहाँ पे EC पता ही नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप। अब ये 10 से 10 बढ़ जाएगा तो 13 एकन 13 और 13 तियां 39, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 1.5/EC। गुणा करिए तो इसका इसमें तो EC बराबर हो जाएगा 15 तियों 45 और 10 में से पीछे 1 अंक है, तो ये इसका आंसर आ गया 4.5। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए 4.5 और टिक लगाइए डी पर। अगला प्रश्न देखिए आप।
तो प्रश्न नंबर 10 है, तो इन दोनों त्रिभुजों में समरूप होने का सही तरीका क्या है वो बताना है। ठीक, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें इसकी संगत भुजाएं ढूंढनी है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें कोण एम बराबर कोण क्यू, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो आप, त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, यहाँ पे सही यानी कि समरूप का सही तरीका क्या है वो हमें बताना है। चलिए समझिएगा। तो ये कोण इसके बराबर हो गया। अब इसमें भुजाएं समानुपात में देखनी है। तो देखो ये वाली भुजा ले लो 2, तो यहाँ पे लिखना है एम एन बटा, अब यहाँ पे ये वाली भुजा लिखेंगे क्यू आर। यहाँ भुजा गलत लिख दी, ये वाली भुजा 3 है। ठीक, ये वाली कितनी 3 है, तो ये वाली भुजा लिखेंगे, तो इधर हम ये वाली भुजा लिखेंगे। ठीक, पी क्यू बराबर, अब क्या लिखना, अब ये वाली भुजा लिखनी है हमें एम एल और बटा अब ये वाली लिखनी है क्यू आर। अब इनके मान लगाने पर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो इसका मान 3 और इसका मान पी क्यू का मान कितना 2 है, बराबर एम एल का मान का मान है 4.5 और क्यू आर का मान है 3। अब देखिए इसका 10 उठाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो ये 15 से काटिए, 15 तो ये 45, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 3/2 बराबर 3/2। तो ये संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपात में। तो इन्हीं भुजाओं को लेते हुए त्रिभुज समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले त्रिभुज देखो यहाँ पे लिखेंगे एन एम एल, त्रिभुज एन एम एल समरूप। अब त्रिभुज, इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, देखो मैंने इसको लिखा है एन एम एल, पहले इसके संगत ये वाली भुजा है और इसके संगत ये है, तो एन एम एल, और इसको कैसे लिखेंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे करके दिखाना है हमें। अब देखो कौन सा विकल्प मिल रहा है, ये वाला। देखो पहले ये वाली, यानी पहले इसके संगत ये वाली भुजा है, तो पहले ये भुजा फिर ये, इसके बाद पहले ये भुजा फिर ये, तो कौन सा विकल्प मिल जाएगा हमें, एन एम एल त्रिभुज, ये तो दूसरा है नहीं, पहला भी नहीं है, पी क्यू आर, तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, देखो ये वाला सही हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका आंसर भी देखना, इसके 6 नंबर की कुछ आंसर भी गलत देते, हाँ 6 नंबर क्यों, 10 नंबर है, हाँ ठीक सी, ठीक 10 में का सी सही है। अगला देखिए 11 नंबर, 1 सेंटीमीटर व्यास, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, ये बताना हमें, गोले का पृष्ठ होगा। तो प्रश्न नंबर लिख लीजिए 11। तो यहाँ पे व्यास दे रखा हमें, व्यास बराबर 1/2। अब आपको पता व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 1/2, 2 का भाग लग जाएगा, तो r बराबर 1/4। तो गोले का बग पृष्ठ ज्ञात करना है हमें, गोले का बग पृष्ठ। तो गोले का बग पृष्ठ होता है हमारा 4πr²। इसको हल कर दीजिए, 4 पाई का मान नहीं लगाना है, r का मान 1/16 हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 चौक 16, तो π/4, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ पर मिलेगा हमें, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, प्रश्न नंबर 12 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा 12। तो r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 30 अंश। तो यहाँ पे लिखना है चाप की लंबाई बराबर πr थीटा और बटा 180, πr थीटा बटा 180 चाप की लंबाई होती है। तो
तो मान लगा दीजिए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पे पाई आर का मान 6 और थीटा का मान 30 बटा 180। तो पाई ये हो जाएगा 180 बटा 180। तो 180 से 180 चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का डी ठीक है, सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए नंबर 13 देखिएगा। भैया सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता यार, इतना तो कर ही सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 13 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली रेखा बिंदु O पर मिलती है। प्रश्न देख लीजिए आप एक बार ऐसे करके। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की माप ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा Q से, यानी यहाँ पे कर लीजिए Q। तो PQ की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कर लीजिए Q, तो ये हो जाएगा हमारा O। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और ये हमारी हो जाएगी स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा का नाम है PQ। तो ये P हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये वृत्त का केंद्र है और ये P है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये वाला कोण बनता है हमारा 90 अंश का। तो ये कोण बन जाएगा हमारा 90 अंश का। तो यहाँ पे ये त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये त्रिज्या ही तो कहलाती, ये 5 हो गई। फिर इसके बाद OQ ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये कर्ण कहलाएगी, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण यानी 12 का वर्ग बराबर आधार 5 का वर्ग और प्लस PQ का वर्ग। तो 144 हो जाएगा। इधर इसको दलाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो PQ का वर्ग। तो PQ का वर्ग बराबर घटाइए, तो यहाँ पर बचेगा 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पे रह गया 19 ही बचेगा हमारा। इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा। तो PQ बराबर √119 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 13 हो गया कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 14 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा हमारा। 14 देखिएगा। 14 नंबर है, इनका मासा ज्ञात करना है। 180 और तेरी की 182 और 78। तो मासा ऐसे कर दो। देखो मासा क्या होता है, एक संख्या ऐसी जो दोनों कट जाए। चलिए, तो यहाँ पे ये तो चला जाएगा हमारा, 2 बार चला जाएगा। तो देखो 2 8 16, 14 और 1 15 और 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पर रह गया 2 26। ठीक है, दोबारा चालू कर दीजिए। तो 26 3 78। तो मासा बराबर इसका निकला भैया 26। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। तो विकल्प नंबर बी पे लगा दीजिए टिक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 14 पर। 14 को 15। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? पाई का मान नहीं लगाना है हमें। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा। तो R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और H बराबर है 8.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH। मान लगा दीजिए भाई। 2 पाई का तो मान लगाना नहीं है क्योंकि प्रश्न में पाई का मान दिया है। R का मान 3.5 और इसके बाद H का मान है 8.4। गुणा करा दीजिए इसका,
35 दूनी 70, तो पाई गुणा 0.7.0 हो जाएगा और गुणा 8.4 पाई गुणा कराइए, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल 2 और 7 अट्ठे 56, 56 2 58 और दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा ये दशमलव। तो इसको हम सही तरीके से लिख देंगे 58.8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। 16 नंबर देखिएगा अब आप लोग। 16 नंबर में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे r बराबर 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो मान लगाइए, पाई का तो मान लगाना नहीं क्योंकि प्रश्न में पाई का मान दिया हुआ है और r का मान कितना है 4 है, तो 4 का 16 हो जाएगा और ये 60 और बटा 360। तो इसको हल करिएगा, 60 एकन 60, 60 छक्का इतना हो जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 अट्ठे 16, तो इसका आंसर निकलेगा 8/3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 16 हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 17 देखिएगा भाई, 17 नंबर कैसे करना है, हमें इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो नंबर 17 लिखिए। 17 नंबर है हमारा x² + ax - 1 = 0। तो इसका हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -1। तो विभक्त कर ज्ञात करना है, तो d बराबर b² - 4ac, ये होता विभक्त कर। तो b का मान 1, 4 गुणा 1 और c का मान -1, तो ये बन जाएगा 1 - +4, तो ये बन जाएगा हमारा 5। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला देखिए, मूलों का योगफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर है हमारा 18, द्विघात समीकरण दिया हुआ, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। नंबर 18 लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 4x + 4x² और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, पहले इस प्रश्न को थोड़ा सही लिखेंगे। 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, मूलों का योगफल। अब देखिए b का मान कितना है, पहले तो लगा लीजिए माइनस का चिन्ह, b का मान -4 और a का मान 4, तो इससे ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 निकलेगा। मूलों का योगफल कितना निकल के आ गया, 1। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए बेटा, माध्य का, इसका माध्य अपने आप निकालिए। अब इसको हम समझा दे रहे हैं, माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे इसकी हम। प्रश्न नंबर 20 में माध्यक वर्ग बताना। तो माध्यक वर्ग कैसे बताया जाता है वो देखिएगा। तो हमने टेबल बना रखी इतनी। अब इसके बाद इसकी संचयी बारंबारता, ये लिखा हुआ संचयी बारंबारता कॉलम बनाएगा। तो संचयी बारंबारता ये 8 है, तो पहले 8 लिख लो। 8 में 6 जोड़ो 14, 14 में 11 जोड़ो 25 और 25 में 18 जोड़ो 43 और 43 में 6 जोड़ो 49। एक बार फिर देख लें, पहले 8, 8 से 14, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 और 25 में 18 जोड़ेंगे 43, 43 में 6 जोड़ेंगे तो 49। 8 14, अच्छा 8 6 11 18, 6 सही है। अब प्यारे बच्चों, ये जो मान होता है, ये जो मान होता है n का होता है, तो यहाँ पर n/2 निकालेंगे, यानी 49/2। इसका भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 10.5, यानी कि 24.5। अब आपको देखना है 24.5 कहाँ पर किसके अंदर आएगा। तो 24.5 इस 25 के अंदर आएगा और इसके सामने कौन सा वर्ग है, 20 से 30, 20 से 30। तो प्यारे बच्चों, यही इसका हो गया आंसर। ठीक, तो जो माध्यक वर्ग का अंतराल, यानी माध्यक का वर्ग अंतराल होगा 20 से 30 होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर आप लगा दीजिए
कौन सा विकल्प है? बी नंबर पे क्या नाम है, हाँ बी नंबर पे टिक लगा दीजिए आप। ठीक है। खंड बा प्रश्न नंबर 21 का यदि बिंदु x कामा 5 और 2 कामा -3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बिंदु लिखनी है हमें। तो बिंदु हमारे पास है x कामा 5 और अगला बिंदु है 2 कामा -3। तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर कितनी है, 17 मात्रक है। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग और बराबर 17। अब x1 का मान x है, x2 का मान 2 और इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान 5 और y2 का मान -3 तो प्लस का 3 और इसका होल वर्ग और ये रहा अंडर रूट और बराबर 17। अब इधर से ये अंडर रूट हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी। तो x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस ये 8 बन जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और बराबर इधर से जब ये अंडर रूट हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी, 17 पे घात 2 हो जाएगा। अब थोड़ा आगे समझिएगा, x माइनस 2 का होल वर्ग, ठीक 64 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ तो बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। तो ये 289 माइनस 64, तो x माइनस 2 का होल वर्ग बराबर घटाएंगे तो 225 बचेगा। अब इधर से घात हटेगी तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। तो x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 225। भाई इधर से घात हटेगी तो उधर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट के साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस ये 15 का होता है। ठीक है, अब 2 के इधर भेजो प्लस का हो जाएगा ये। तो x बराबर प्लस माइनस 15 और प्लस 2। अब यहीं पर एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर तो ये वाला चिन्ह बदलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो x बराबर 15 प्लस 2 तो x बराबर 17। अब हमें लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो अब यहाँ माइनस लगा देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 2 तो x बराबर -13। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 17 कामा -13। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 का खास को देखिएगा आप लोग। इक्कीस का खा है, यदि बिंदु 1 कामा 4 1 कामा -2 और -3 कामा 16 सररेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सररेख होने का प्रतिबंध लगाएंगे। तो पहले लिखिए बिंदु 1 कामा 4 और a कामा -2 -3 कामा 16। अब यहाँ पे लिखना सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो प्यारे बच्चों सररेख होने का जो प्रतिबंध होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। यहाँ पे y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y पे 23 31 12 23 31 और 12 ये बन गया सररेख होने का प्रतिबंध, सूत्र बन गया हमारा। अब ये वाले सम्मान इसी में लगा दो। तो x1 का मान 1 है, y2 का मान -2 है, y3 का मान -16 है प्लस x2 का मान a है, y3 का मान 16 और y1 का मान 4 और ये प्लस। तो यहाँ पे 3, x3 का मान कितना -3 है तो ये प्लस हट जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर ये -3 है। ठीक है, y1 का मान 4 और y2 का मान -2 है तो ये +2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करिएगा
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये तो -18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 बचेगा तो प्लस का 12a हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 × 18 माइनस का 18 और बराबर 0। तो माइनस का 18 जोड़ेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो 12 - 36 और बराबर 0। फिर 36 को उधर भेज दीजिए तो 12a बराबर हो जाएगा 36। तो 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36, तो a बराबर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। और प्यारे बच्चों भैया छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगला प्रश्न देखिए, गागमला है, त्रिकोणमिति वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + sin थीटा और ये cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा बराबर है हमारा 2 sec थीटा। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे LHS पहले। 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा। अब हमें करना क्या है, इसका गुणा इसमें करना है और इसका इसमें करना है। तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा 1 + sin थीटा का होल वर्ग प्लस इसका इसमें करेंगे तो जब इसका इसमें करेंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और बटा इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें नीचे लगा देंगे cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब यहाँ पे a + b का होल वर्ग देखो, a² + b² और प्लस 2 sin थीटा बन जाएगा हमारा और प्लस cos स्क्वायर थीटा और बटा cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब इन दोनों को पास पास लिख लेंगे। तो जब हम इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो इसका मान 1 बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि सूत्र होता है हमारा 1 + तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लगा देंगे और प्लस 2 sin थीटा और बटे में हर को यही लिख दो cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 + 2 sin थीटा cos थीटा 1 + sin थीटा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 + sin थीटा। अब यहाँ पर ये cos थीटा, ये हो जाएगा 1 + sin थीटा। तो इससे ये चला जाएगा तो हमारा बचेगा 2 बटा cos थीटा। तो इसे लिख सकते हैं 2 × 1 बटा cos थीटा। तो 1 बटा cos क्या sec होता, तो 2 sec थीटा यही आ गया। तो लास्ट में देना LHS बराबर RHS। ठीक, चलिए भाई नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब प्रश्न नंबर 21 का देख लूँ मैं कौन सा है पहले। 21 का घा घड़ी, इसमें क्या करना, मात्रक ज्ञात करना। चलो फिर भी इसको बता दें। इक्कीस का है घा घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल ज्ञात कर लो। वर्ग अंतराल और इसके बाद है बारंबारता और माध्यक के लिए अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता। ठीक है,
तो बेटा जो वर्ग अंतराल दिया हुआ हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो बारंबारता हमारी 6, 9, 20, 15 और 9। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए आप। संचयी बारंबारता यहाँ पे 6, तो पहले 6 लिख लो, फिर 6 में ये 9 जोड़ो 15, और 15 में 20 जोड़ो 35, और 35 में ये 15 जोड़ो 50, और 50 में 9 जोड़ो 59। एक बार चेक कर लें भाई, ये सही लिखा हमने? 6, 9, 20, 15, 9, ठीक सही है। पहले 6 लिखा, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 में 20 जोड़ा 35, और 35 में 15 जोड़ा 50, 50 में 9 जोड़ा 59 आ गया, ठीक सही है। तो प्यारे बच्चों ये जो 59 होता है ना, हमारा n का मान होता है, तो n बराबर लिखा जाएगा 59। फिर नई लाइन से n/2 अर्थात 59/2, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, ठीक, 29.5। तो आपको ये देखना 29.5 किसके बीच में आता है, यानी किसके अंदर है 29.5, तो 29.5 35 के अंदर आता है। तो इसके सामने ये तो हो जाएगा F, और ये बन जाएगा L, और इसके ऊपर वाला ये बन जाएगा CF। और यहाँ पे कितने का अंतर देखो, वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 10। अब हमें लगा देना सूत्र, माध्यक बराबर, सूत्र लगाना है, माध्यक बराबर L प्लस n/2, अरे यार माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F इंटू H, ये सूत्र होता है माध्यक का। L का मान कितना है, L का मान 20 है, फिर F का मान, L का मान 20 है, F का मान 20 है, और CF का मान 15 है, और उसके बाद 10-10 का अंतर है। चलिए समझिएगा भाई, L का तो मान 20 प्लस इसका मान है हमारा 29.5 माइनस CF का मान है 15, और बटा इसका मान 20, और इंटू H का मान 10। तो 1 0 से 1 0 यहाँ निकाल दो, 20 प्लस, तो 29 में से घटाएंगे 15, तो ये 5 है ना हमारा, 4, 14.5 बचेगा, और बटे में रह गया हमारा 2। चलिए 2 का भाग लगा दीजिए। अब ये हो गया 20 प्लस 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो निकलेगा 27.25। ये आंसर आया हमारा 27.25। लो कहीं पे हो गया लफड़ा हमें लग रहा। और प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो आंसर गलत दिया हुआ, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमारे पास जो अरिहंत का अनसोल्ड है, देखिएगा आप लोग, ये अरिहंत का अनसोल्ड है हमारे पास, ठीक है। ये देखो यही तो प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो 21 का घा घड़ी, 21 का घा घड़ी, यहाँ पे 21 का घा घड़ी 27.25, ठीक। इसका आंसर गलत है, तो ये वाला हमारा आंसर सही निकला, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर यहाँ खाली। इक्कीस का यहाँ खाली क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा इसको। यहाँ पे लिखा हुआ संख्या 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए। इसका लासा ज्ञात करना हमें, तो पहले लिख लो 92, फिर 510, 2 से काटिए, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 नहीं 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 23 से ही कटेगा, 23 1 23, इसको 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा ये,
3 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15। अब ये कटेगा हमारा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35। 17 से कटेगा 17 एकन 17, तो हमें लिख देना 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। फिर लिखना 510 बराबर 2 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 17। अब यहाँ पे लिखना हमें लासा। लासा लिखने के लिए पहले जोड़ा लिख लो। एक देखो जोड़ा ये बन गया हमारा, ठीक है, तो 2 लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा तो गुणा करके लिख दो सबका, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सॉरी 2 3 6 और 6 पंजा 30, 30 तो ये बन गया, यानी कि हमने इसका गुणा कर लिया। अब इन दोनों का भी गुणा कर लो। 17 3 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 से 5 39, 17 3 51 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 41, नहीं 39। अब इसका गुणा करिए। 3 दूनी 6 60 गुणा 9 और 391, 6 एकन 6, 6 नेम 54 हासिल 5, 6 18 5 23 और ये 0 जिंदाबाद। ठीक, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 23460। 23460, ठीक सही, यही आंसर है, अनसोल्ड में भी दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर पहला तो प्यारे बच्चों, अच्छा हाँ भी एक और है 4 चम्मच। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। बहुत सवाल लगा चुका हूं मैं यार, इसको आप अपने आप करिए। तो प्रश्न नंबर 22 का काम है बहुलक ज्ञात करना। ये इसकी साइड दी हुई है, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए बारंबारता, यानी कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या ये 23 है, तो 23 के सामने हमें लिखना पड़ेगा F1 और इससे ऊपर लिखना पड़ेगा F0, फिर इसके नीचे लिखना पड़ेगा F2। ठीक है, एक बार फिर देखिए, सबसे बड़ी संख्या 23, 23 के सामने F1, पर इससे ऊपर F0, इससे नीचे F2, पर इसके सामने L। ठीक, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 30। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, यहाँ पे 10-10 का अंतर है, तो H बराबर 10 लिख लीजिए। अब सूत्र लगाना बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H। ये सूत्र होता है बहुलक का। हमारा मान लगा दीजिए इसमें। L का मान 30 है, F1 का मान 23, F0 का मान 21 बटा 2F1, तो F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21, फिर माइनस F2 का मान 14 और H का मान 10 है। तो 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 23 दूनी 46 और माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35। 30 प्लस 2 बटा यहाँ पर बचेगा 11, यहाँ पे 10 लगाना भूल गए हम, ये रहेगा हमारा 11 बचेगा नीचे, और यहाँ पर ये 10, तो ये 30 प्लस 20 बटा 11, 11 का भाग लगाइए, 30 प्लस 11 एकन 11, 9 बचा हुआ है, 90 हो जाए 11 अट्ठे 88। ठीक है, फिर 2 बचेगा और 11 एकन 11, तो इसको जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 31.81। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश।
सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बनाएंगे वृत्त हम। तो प्यारे बच्चों, जब आप बोर्ड के पेपर देने जाएं तो पटरी प्रकार पेंसिल साथ लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि जो भी चित्र बनेगा पेंसिल पटरी प्रकार की सहायता से बनेगा। चलिए समझिए, ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और केंद्र यानी वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लो, कोई सा ले सकते हैं, P ले लिया हमने, ठीक है। तो बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार, एक एक खींच दी और इस प्रकार। तो ये हमारा कहलाता है स्पर्श बिंदु और ये हमारा कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे लिख दिया A और यहाँ लिख दिया B। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। फिर नहीं लाइन से लिखना, सिद्ध करना है सिद्ध करना है AP बराबर BP, यानी ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये हमें करना है सिद्ध। नई लाइन से अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति रचना में लिखेंगे, रचना में क्या लिखना है, देखो OA और OB और OP को मिलाया, OA कामा OB तथा OP को मिलाया। तो प्यारे बच्चों, जब O यानी OA को मिलाते हैं, यानी कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, तो ये कोण बनता 90 अंश का। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता 90 अंश का। तो ये लंब कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे OA लंब AP तथा OB लंब BP। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज ये लेंगे और एक त्रिभुज ये लेंगे। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। तो देखिए बेटा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं। तो हमें लिखना है AO बराबर BO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान, ठीक, समान होती है। अब इसके बाद ये वाली रेखा उभयनिष्ठ है, तो लिख लेना हमें OP बराबर OP, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इसके बाद ये कोण और ये कोण 90 अंश है, तो यहाँ पे लिखना हमें कोण OAP और बराबर कोण OBP और बराबर 90 अंश है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांशम त्रिभुज BOP, और किसके आधार पर सर्वांशम हो गई ये हमारे बेटा, ये सर्वांशम हो गए हैं। देखो, दो भुजाएं और एक कोण SAS के आधार पर सर्वांशम हो गए। तो जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिखना हमें अतः AP बराबर BP, वो आगे लिख देना CPCT। तो प्यारे बच्चों, CPCT का मतलब होता है जब कोई दो त्रिभुज
सर्वांसम होते हैं। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हल। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब आ जाइए गा गमला पर। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर CB इंटू CD है। चलिए समझिएगा इसको। तो पहले तो 22 का नंबर गा, एक त्रिभुज बनाना है हमें। यहाँ पे लिख लो A B और ये C। तो प्रश्न कह रहा है BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। ठीक, BC पर मान लिया मैंने एक बिंदु ये है। ठीक है, तो ADC, तो ADC, तो यहाँ पे कोण बनाए D लिखेंगे ADC, इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा हमें, यानी ये वाला कोण ADC, ये कोण बराबर है BAC के, यानी ये कोण प्यारे बच्चों इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये कोण इसके बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखना है कोण ADC और बराबर कोण BAC। ठीक है, यानी ये कोण इसके बराबर है। तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है हमें CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD, ये सिद्ध करना हमें। अब नई लाइन से लिखना है हमें उपपत्ति तो सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ABC तथा फिर त्रिभुज ये वाला ले लो ADC में। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कोण तो इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेना हमें, एक काम करिए प्यारे बच्चों त्रिभुज शब्द हटा दीजिए। ठीक है, दिया इसको हटा दीजिए आप, इसको हटा दीजिए, इतना लिखिए खाली बस। तो अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A, और भाई हमने एक त्रिभुज ये लिया है और एक त्रिभुज ये लिया, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण इसके बराबर है। तो BAC कोण, पहले इसको लिख लो ADC और बराबर कोण BAC, यानी ये वाला कोण प्यारे बच्चों ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब इसके बाद ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। देखो ये बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, देखो आया। फिर इसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण आया है, तो ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो ये कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कोण C बराबर कोण C, आगे लिख दीजिए उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ पे लिख देना है A के आधार पे, कसौटी हमारी होगी A और A के आधार पर। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो संगत हो जाए, समान पात्र में होती हैं। तो समझिएगा भाई, देखो यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज है हमारा, ध्यान समझिएगा आप लोग।
ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है और इस कोण के सामने कौन सी भुजा है भैया, इस कोण के सामने भुजा है BC। ठीक, तो BC लिखना हमें यहाँ पर बटा, फिर क्या करना है, अब ये छोटा वाला त्रिभुज देखो, इसके सामने कौन सी भुजा है, AC है, तो यहाँ पे AC लिखिए बराबर। अब यहाँ पे जब ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया था तो हमने कौन सी भुजा ली थी, इसके सामने वाली भुजा ली थी। अब ये वाली भुजा लेंगे यहाँ पर हम, तो AC बटा, अब यहाँ पे ये वाली भुजा लेंगे हम, ये ठीक, DC गुणा करिए, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर BC इंटू CD। बस यही हल हो गया। ठीक, तो बस आप देखो, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, बस आपको इसमें इतना ही सिर्फ करना है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए, घा घड़ी। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो भाई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेना है 22 का घाघड़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक 22 ढाई का अंक x। तो नई लाइन से लिखना संख्या अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 10x प्लस 22 इस प्रकार। अब प्रश्न कह रहा है अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो x प्लस 22 बराबर 9, ये तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न कह रहा इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना 10x प्लस 22 और इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब अंकों इनके अंक पलटिए, 10y प्लस x और इसका 2 गुना। हल करिए इसको, इसका इसमें गुणा करिए, ये तो बन जाएगा 90x प्लस 9y बराबर, और ये बनेगा हमारा 20y प्लस 2x। अब यहाँ पे एक काम करिए भाई, 2x को उधर ले आओ, 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y। अब यहाँ पर तो ये तो हो जाएगा भैया, इधर 11 बचेगा, तो 11y बराबर इधर 88x, तो 11 एकन 11, 11 अट्ठे 88, तो y बराबर 8x। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो लिखना है हमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो y बराबर 8x निकला हमें 1 में लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 8x बराबर 9, तो ये बनेगा जाके हमारा 9x बराबर 9 से 9 कट जाएगा, तो x बराबर 1। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो, दो में रखने पर 2 हमारा यही तो है, तो y बराबर कितना निकलेगा 8 निकलेगा। तो नई लाइन से लिखना संख्या बराबर 10x प्लस y, संख्या हमारी यही तो है, तो जो x y के मान निकल के वही इसमें लगा दो, तो 10 गुणा 1 और प्लस 8, तो 10 एकन 10, 10 और 18, तो यही प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा।
चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का यहाँ खाली। द्विघात समीकरण को हल करना है यहाँ पर। 2x² माइनस 5x और प्लस का 3 बराबर 0। अगर इसके गुणनखंड हो जाते हैं तो गुणनखंड कर लीजिए, अगर नहीं होता तो सीधी धराचार लगा दीजिए सूत्र आप। तो देखो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 5 मिल जाए, सही हो जाएगा काम। तो देखो 2x² प्लस x 3 प्लस 2 और प्लस का 3 और बराबर 0। और मैंने यहाँ कर दी गलती, क्योंकि माइनस का चिन्ह हम प्लस लगा बैठे यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको हल करिए। 2x² माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे 3x माइनस 2x और प्लस का 3। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, तो जब इसमें से हमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x माइनस 3। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और बराबर 0। तो जब हम गुणनखंड काटते हैं तो ये वाली संख्या समान होनी चाहिए। अगर ये समान नहीं आ रही तो समझ लो गलत है हमारा सवाल। 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको उधर भेजिए। 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। यहाँ पर आ जाइए। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो यही दोनों हमारे आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 चम्मच इसको देखिएगा। 22 का 4। एक बार प्रश्न को देख लीजिए। 22 का 4 है। यदि एक बगीचे का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है। और तो लंबाई हो जाएगी हमारी 2x। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकाल लीजिए। एक ही लगाइए, चाहे आयत का परिमाप लगा दो चाहे आयत का क्षेत्रफल लगा दीजिए। तो यहाँ देख लो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप निकाल दो। आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ है 120। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120। 2 लंबाई हमारी 2x और चौड़ाई x और बराबर 120। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा अंदर और 120। तो ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर 120। 6 कच्चे 6 दूनी 12, तो x बराबर 20 मीटर। तो हमने जो चौड़ाई, ये तो प्यारे बच्चों हमारी चौड़ाई मिल गई हमें, और लंबाई हमारी कितनी है? 2x है, तो x की जगह 20 लगा दीजिए। तो 2 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर निकल के आ जाएगा। अब ये सवाल चाहो तो आप लंबाई से लगा, वो क्या नाम, परिमाप से लगा दो, चाहे आप क्षेत्रफल से निकाल दो, आंसर दोनों से निकल के आ जाएगा आपका। चलिए जल्दी से नोट करिए, यही हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 23, उसको देखिएगा आप लोग। तेईस में 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनमें x और y का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे पहला समीकरण है 3/2 x माइनस 5/3 y और बराबर माइनस का 2। पहले इस समीकरण को सही करेंगे हम। तो इसका गुणा इसमें कर लो और इसका इसमें कर लो, नीचे का नीचे।
तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y और बटा 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 2। अब इसको हल करिए, देखो इसका इसमें नीचे का नीचे, तो इसका इसमें, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है x बटा 3 प्लस y बटा 2 और बराबर है हमारा 13 बटा 6। इसको हल करिए, इसका इसमें, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y बटा 3 दूनी 6 बराबर 13 बटा 6। ये 6 से 6 चला जाएगा, तो 2x प्लस 3y और बराबर 13। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब इन दोनों को हल करिए, तो इन दोनों को हल करने के लिए देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दो और 10 का गुणा इसमें कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 गुणा 3 तथा समीकरण 2 गुणा 10। अरे भाई समीकरण 1 में 3 का गुणा, तो करो 3 का गुणा, तो ये 27x माइनस 30y और बराबर माइनस का 36। और समीकरण 2 में 10 का गुणा, तो इसमें 10 का गुणा करो, तो हो जाएगा 20x और माइनस प्लस 30y और बराबर 130। और भैया इसमें हमने 3 का गुणा लगाया और इसमें 10 का गुणा लगाया। हल कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 57x। अब यहाँ पे क्या करना है, 130 में 36 घटाना है, तो बचेगा 94। 10 में से 6 जाएगा 4, हाँ ठीक सही है। और 57 दूनी हो गया गलत, अच्छा हाँ 47 हो जाएगा, पहले क्षमा पे चाहता हूँ, यहाँ पे 47 हो जाएगा। 47 1 47, 47 दूनी 94, तो x बराबर हमें मिलेगा 2। तो ये समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ, तो जो x बराबर 2 निकला है, 2 कहाँ लगाना, 1 में, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा हमारा। 18 माइनस 10y बराबर माइनस का 12। 18 को उधर भेजिए, तो माइनस 10y और माइनस का 12 और माइनस 18, तो माइनस का 10y बराबर हो जाएगा माइनस का ये 30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से 0 निकल जाएगा, तो y बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो y बराबर 3 और x बराबर 2, यही हो गया हमारे आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए, इसका अथवा इसको देखिएगा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये n का मान हो गया, ठीक है, n बराबर 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पर हम 23 का अथवा लिख लें। इसका अथवा तो n बराबर तो हो गया 51। तो प्रश्न कह रहा है दूसरा पद यानी a2 बराबर कितना है 14, और इसका तीसरा पद 18 है। a3 बराबर 18। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दूसरा पद कैसे लिखा जाता है, a प्लस d बराबर 14 और तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 18। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, तो a प्लस 2d बराबर 18, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों कट गए, तो माइनस का d और बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर 4 निकला है। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1 में रखने पर तो d बराबर 4 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 4। जब 4 यहाँ पर रखोगे तो ये बन जाएगा a प्लस 4 बराबर 14। तो प्यारे बच्चों a बराबर निकलेगा 10। तो देखिए हमें n का भी मान मिल गया है, ठीक है, और
ए का भी मान मिल गया, डी का भी मान मिल गया। अब हमें सूत्र लगा देना योग वाला, तो इसको देखिएगा योग सूत्र। तो नई लाइन से लिखना है इसके नीचे हमें एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर एन का तो मान 51 दिया हुआ है और ए का मान कितना, ए का मान 10 है, प्लस एन का मान 51, 51 माइनस 1 और डी का मान 4। तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। तो 51 बटा 2, तो ये तो बन जाएगा 20, प्लस यहाँ पे 50, तो 50 और गुणा 4, तो 51 बटा 2, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस ये बन जाएगा 200। 51 बटा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 220 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यहाँ पे इतना बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये बनेगा जाकि 51 गुणा 110 गुणा करिए 11 एकन 11, हासिल 11 पन्ना 55 और 1 56 और ये 0 जिंदाबाद। तो ये इसका आंसर आ गया 56 10। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आप प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये हमारा क्षैतिज तल है, ये हमारी एक मीनार है और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर। तो मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये वाली दूरी दे रखी 10 मीटर। एक झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, अच्छा हाँ मीनार, पहले मीनार लो बेटा, ये मीनार, फिर ये झंडा के उन्नयन कोण क्रमशः कितने कितने हैं, 45 और 60 है। तो ये वाला बना 45 का और ये वाला बना 60 का। तो यहाँ पे ए बी सी और ये डी, ये कर लो मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, और इसमें कुछ तो दिया तो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये कर लो क्या, तो झंडे की लंबाई ज्ञात करनी इसमें हमें। तो ये कर लो आप बड़ा एच और ये कर लो छोटा एच। तो हमें झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, चलिए समझिए। तो पहले लिख लो माना बीसी एक मीनार तथा सीडी एक झंडा है। ठीक है, तो मैं इस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, इसकी तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ पे लिख लो tan 45 बराबर h बटा 10। तो इसका मान 1, तो h बटा 10, इसके नीचे 1 कर लो। तो h बराबर 10 मीटर, अर्थात जो हमारे मीनार की ऊंचाई निकली है वो कितनी निकली है, इस मीनार की ऊंचाई 10 मीटर निकल के आ गई, लेकिन हमें झंडे की ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो tan 60 बराबर एच प्लस एच, यानी कैपिटल और स्मॉल, और ये 10।
tan 60। तो देखो स्मॉल की तो वैल्यू ज्ञात करनी है, कैपिटल का मान कितना 10 है तो 10 लगा दीजिए और बटा 10। तो यहाँ पे कैसे गुणा करिए, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा AH प्लस 10 और बटा 10। और काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 10 से 10 काट देते हैं, बेटा यहाँ कटेगा नहीं, इसका गुणा इसमें कर दो। पहले यहाँ पे इसका इसमें कर लो, AH प्लस 10 बराबर 10 √3, 10 को उधर भेज दीजिए तो AH बराबर हो जाएगा 10 √3 और माइनस 10। यहाँ से 10 कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1। तो हमारे झंडे की ऊंचाई यही निकल के आ गई। बस आपको इसमें इतना ही करना है। तो नई लाइन से लिखना झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई यानी एच, तो एच का मान निकला है 10 √3 माइनस 1 और यहाँ पे लिख दीजिए मीटर। तो ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 का अथवा देखिएगा उसको। चौबीस का अथवा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हट जा। चौबीस का अथवा 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण। चलो देखो समझो प्यारे बच्चों, ये हमारी है 50 मीटर ऊंची मीनार, ठीक है। अब ये हमारा एक खंबा, अब ये खंबे का शिखर है और ये इसका आधार है और ये मीनार का शिखर है। तो प्रश्न कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे यानी ये, इसको यहाँ से मिलाओ और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है, इसको यहाँ से मिला दो। तो ये वाला बना 45 और ये पूरा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना 60 और इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो जब प्यारे बच्चों ये वाला 45 है तो इधर ये 45 होगा और ये पूरा यहाँ से लेके 60 है तो यहाँ पर भी ये 60 होगा। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे A B C D E और ये F। तो यहाँ से ये पूरी हमारी कितनी है 50 है। तो ये वाली दूरी कितनी x कर लो, प्यारे बच्चों ये वाली h कर लो। जब ये h है तो ये भी h होगी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना BD एक मीनार है, ये BD एक मीनार है, BD एक मीनार है तथा दूसरा क्या खंबा है, AE एक खंबा है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। खंबे की ऊंचाई यानी इस एच का मान ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिएगा। समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे ABD में, ABD में। तो यहाँ पे tan 60 तो ये जगह 50 बटा x। जब प्यारे बच्चों x ये है तो ये भी x ही होगा हमारा। tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटा x। तो हमें करना क्या भैया, गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसके नीचे कर लो तो हो जाएगा √3x बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ECD में
समकोण त्रिभुज ECD में। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है tan 45, तो ये वाली दूरी कितनी है 50 माइनस h और बटा x, इसका मान 1, 50 माइनस h और इस x का मान है 50 बटा √3, 50 बटा √3। तो यहाँ पर 1 बराबर, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 50 माइनस h और ये रहा √3 और बटा बचा हुआ है 50, इसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा जाके हमारा √3, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 50 √3 माइनस √3h और बराबर 50 एकन 50। इसको दल ले आइए, 50 को दल लाइए, इसको दल ले जाइए, तो ये बनेगा जाके हमारा 50 √3 और माइनस 50 बराबर √3h। अब यहाँ से एक काम करो, 50 कॉमन ले लो। जब यहाँ से हम 50 कॉमन लेंगे, या रुक जाइए अभी मत लो कॉमन, यहाँ पे √3 का मान लगा दो जो प्रश्न में दिया हुआ है। अच्छा नहीं दिया, मान नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ से 50 तो कॉमन ले सकते हो ना, तो यहाँ पे जब 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 माइनस 1 और इसका लग जाएगा भाग, इस प्रकार। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 50 √3 माइनस 1 और बटा √3 गुणा √3 बटा √3, तो h बराबर हो जाएगा 50। इस √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 और इस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का √3 बटा √3 का √3 में करेंगे 3, तो यही प्रश्न का आ गया आंसर, मीटर। ठीक है, तो जो हमारे झंडे की क्या नाम है, खंबे की ऊंचाई निकली है, ये निकल के आ गई। प्रश्न नंबर 25 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न है हमारे, और पाई का मान ये लगाना है और √3 का मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लें। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 लगाना है हमें। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेना r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारा 60 अंश है। तो यहाँ पे लिखना है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये हमारा सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मान लगा दीजिए, तो पाई का मान 3.14 और r का मान है 15 गुणा 15 और थीटा का मान 60 और बटा 360 माइनस 1/2 15 गुणा 15 और साइन 60। अब इसको हल करिए, 60 एकन 60, 60 छक्का 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2 दशमलव 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्याएं बची हैं ये दोनों बची हुई हैं, ठीक है। तो 1.57 गुणा 15 पना 75 माइनस यहाँ पर 1/2 और 15 गुणा 15 करेंगे तो 225, यानी 15 का वर्ग 225 और ये साइन 60 का मान √3/2। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों गुणा निकल के आएगा 117.75 माइनस 1, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 ,
चलो 1/2 गुणा 225 गुणा √3 का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना है 1.73 और बटा 2 तो ये 117.75 माइनस ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, हर में 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 389.25 इतना। ठीक, ये दशमलव नहीं, दशमलव मान लो दशमलव नहीं है ये, ठीक 225 है ये, यानी 225 का गुणा 1.73 में करेंगे तो उतना निकल के आएगा और 2 दूनी 4 तो ये बनेगा 117.75 और माइनस अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो जब 4 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 97.3125। अब इसमें से घटाना है तो जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो निकल के आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो नई लाइन से लिखना हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 20.4375 को घटा देंगे तो पाई का मान 3.14 लगाना है और आर का मान 15 तो 15 का वर्ग 225 माइनस 20.4375। अब जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 706.50 इतना, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 20.4375। जब इसमें से घटाएंगे तो घटाने के बाद बचेगा 686.0625। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 25 का अथवा देखिएगा, 25 का अथवा कैसे लगाते हैं उसको देखिए आप। तो 25 का अथवा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा भाई। तो यहाँ पे 25 का अथवा, तो यहाँ पर हमें एक बनाना है बेलन, अब इसके दोनों सिरों पे अर्धगोलाकार गड्ढा कर लिया गया, आधा गोला इधर से खोद दिया गया और आधा गोला इधर से खोद दिया गया। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है, पहले लिखना है गोले या अर्धगोला लिख लो, अर्धगोला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है। तो इसमें त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमारी है यानी r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर ये दे रखी है। अब इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है यानी h बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना ठोस का 2 गुणा 22/7 और r का मान 3.5 और h का मान 10 और प्लस 2 गुणा 3.5, इसको हल करिएगा तो ये बन जाएगा हमारा, देखो 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35 यानी 0.5 और ये 5 देखो 22 पंजे 110 तो 2 गुणा 110 और दशमलव से पीछे एक अंक तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। अब ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस यानी 35 दूनी 70
और दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। तो इसको हल करेंगे तो 11 दूनी 22 तो ये हो जाएगा और 17 ये हो जाएगा। गुणा करा दीजिए। 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3 और 17 दूनी 34, 34 और 3 37। तो बस प्यारे बच्चों यही आ गया इसका आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको यूट्यूब चैनल